Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the last topic, that is digestion and extraction, regarding the analysis of plant material, course environmental chemistry, and your instructor name is Dr. Tahir Makbul. First of all, the objectives. The first objective is to elaborate the method of extraction of analyte from the plant material. Then we will discuss about the digestion of plant samples using ashing techniques. Among the ashing techniques, we will discuss both dry ashing and wet ashing, their general consideration as well as their experimental procedures. So let's come on to the extraction. अब प्लांट मटेरियल के हवाले से अगर मैं थोड़ा सा पीछे आपको रिमाइंड करवा दूं तो हमने सैम्पल ट्रीटमेंट बेसिकली चल रही है कि हाउ टू मेक द एनालाइट सूटेबल फॉर एनालिसिस। अब उसमें हम सैम्पल को सैम्पल को स्टार्ट में हमने क्या किया, पहला स्टेप ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज था। देन वी हैव डन द वाशिंग कैसे करनी है, देन ड्राइंग करनी है, एंड देन हमने कॉम्बिनेशन और उस जिसके अंदर उसकी ग्राइंडिंग, होमोजेनाइजिंग एट्सेट्रा शामिल थी, ये डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास एक होमोजेनाइज ड्राइड प्लांट मटेरियल का सैंपल मौजूद है। अब जाहिर बात है हमने जो भी एनालिसिस करने हैं उसके लिए उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा फॉर द फर्दर स्टेप। तो उस प्रिपरेशन में सबसे पहले जो है वो एक्सट्रैक्शन है, और एक्सट्रैक्शन हम ज़्यादातर ऑर्गेनिक सब्सटेंस को जब प्लांट के अंदर हमने डिटर्मिन करने हैं तो उसके लिए हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हम जो हेक्सेन, ईथर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है वो एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट दी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब इन सम केसेस वाटर और सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर भी एक्सट्रैक्शन रिपोर्टेड है, लेकिन वो स्पेसिफिक केसेस हैं। अब एक्सट्रैक्शन आपने ऑर्गेनिक सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट करना है प्लांट मटेरियल से, तो उसके लिए या सॉल्वेंट के ज़रिए एक्सट्रैक्शन करनी है तो उसके लिए आप दो तरह से ये काम कर सकते हैं। सिंपल है कि आप मिक्सचर जो आपका प्लांट मटेरियल है उसको सॉल्वेंट के साथ मिक्स करें और उसको अच्छी तरह शेक कर लें। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड जो है जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, दैट इज़ यूजिंग अ सॉक्सलेट अपरेटस। अब सॉक्सलेट अपरेटस स्पेशल एक्सट्रैक्टर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और लेबॉर्ट्री के अंदर एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है। वो लोग स्पेसिफ़िकली जो आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन के ऊपर काम करते हैं कि प्लांट मटेरियल से वो मुख्तलिफ नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑलरेडी रिपोर्टेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये काफ़ी एक ब्रॉड फील्ड ऑफ रिसर्च है। तो यहाँ पे सॉक्सलेट अपरेटस बड़ा जो एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया जाता है इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट योर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर में हम क्या करते हैं, जो सॉल्वेंट है, जो फ्रेश सॉल्वेंट है, वो कॉन्टीन्यूसली हम उसको रिफ्लस करते रहते हैं थ्रू द सैंपल, जो कि एक पोरस थिम्बल के अंदर हमने जो है हेल्ड किया होता है। तो ये अगर आपने सॉक्सलेट ऑपरेटस देखा हुआ है तो आप आसानी से इसके प्रोसीजर को, इसके वर्किंग को जानते होंगे। जस्ट आपको रिमाइंड करवाने के लिए यहाँ पे मैंने सॉक्सलेट ऑपरेटस की एक डायग्राम शो की है। तो यहाँ पे बेसिकली ये आपकी पोरस थिम्बल है जिसके अंदर हम क्या कर देते हैं, आपके सैंपल को हेल्ड कर देते हैं, और यहाँ पे आपका सॉल्वेंट जो है जिसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है वो यहाँ पे डाल देते हैं, फ्रेश सॉल्वेंट। अब जाहिर बात है जब हम इसे हीट करेंगे तो हमारा फ्रेश सॉल्वेंट ही यहाँ पे क्या होगा, वो वेपोरेट होगा, एक्सट्रैक्ट आपका इस फ्लास्क के अंदर ही रहता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये सॉल्वेंट जो है आपका वो समझने रिच होता जाएगा आपके एक्सट्रैक्ट के अंदर, और इसको हम यहाँ पे कंडेंसर के अंदर जैसे ये इस सैंपल से पास ऑन करता जाएगा और यहाँ पे दोबारा कंडेंस होकर वापस आता जाएगा और ये प्रोसेस कंटिन्यूस रहेगा। तो यहाँ पे आपने थिम्बल के अंदर जो अपना सैंपल डाला हुआ है और ये प्रोसेस आप कंटिन्यू करते रहेंगे फॉर पीरियड ऑफ मैनी आवर्स अंटिल आपकी एक्सट्रैक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए। दूसरा, एक्सट्रैक्शन के अलावा जो सेकंड टेक्निक है कि आप उसको डाइजेस्ट करते हैं फॉर स्पेसिफिक एलिमेंटल एनालिसिस के लिए। ये बेसिकली जो आपका प्लांट मटेरियल है उसके अंदर जो एलिमेंट है, जिस तरह जिंक है, फास्फोरस, एल्युमिनियम या दूसरे एलिमेंट्स हैं, उनको आपने डिटेक्ट करना है
तो उनके लिए उनको डिटरमिन करना है, उनके लिए हम ज़्यादातर एशिंग या डाइजेशन का प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइजेशन समझ लें मेजर टॉपिक है जिसके अंदर एशिंग भी है, फ्यूजन भी है। तो एशिंग जो है वो नॉर्मली प्लांट के हवाले से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अब एशिंग की दो टाइप्स हैं, एक ड्राई एशिंग है और एक वेट एशिंग है। याद है हमने एनालिसिस ऑफ जो सॉलिड सैंपल है उसके अंदर एशिंग और उसके ड्राई और वेट एशिंग का जिक्र किया था थोड़ा सा। यहाँ हम उसको ज़रा ज़्यादा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो ड्राई एशिंग की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर है, क्योंकि हमने बेसिकली प्लांट को एलिमेंटल एनालिसिस के लिए तैयार करना है, तो हमें ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम ड्राई एशिंग के अंदर क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको कम्प्लीटली कंबस्ट कर देते हैं, कम्प्लीटली बर्न आउट कर देते हैं बाय यूजिंग अ मफल फर्नेस। ठीक है। और जब आपका ऑर्गेनिक मैटर कम्प्लीटली जो है ड्राई आउट हो जाता है, चला जाता है, बाहर निकल जाता है डिकम्पोज होने के बाद, तो फिर हम उसको जो आपका रिमेनिंग आपका कंपोनेंट्स है उसको HCl के अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं। जो ज़्यादातर रिकमेंडेड प्रोसीजर हैं उसके अंदर एशिंग जो है वो 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर की जाती है फॉर अ पीरियड ऑफ 4 to 10 आवर डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सैंपल और टाइप ऑफ एनालिसिस। सिमिलरली नाइट्रिक एसिड भी इंक्लूड किया जाता है जब हम ऑर्गेनिक मैटर को कम्प्लीटली कंबस्ट कर चुके होते हैं, तो उसके बाद हम जब HCl, तो उसके साथ नाइट्रिक एसिड भी इस्तेमाल करते हैं डेजोल्यूशन स्टेट के ऊपर, ताकि अगर कुछ रिमेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो भी कम्प्लीटली क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। अब ड्राई एशिंग जो मेथड है ये यूज़ किया जाता है स्पेसिफ़िकली पोटाशियम के लिए, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फ़र, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक और दूसरी जो हैवी मेटल्स हैं उनके लिए ये ड्राई एशिंग का प्रोसेस इस्तेमाल किया जा सकता है और ड्राई एशिंग करके सैंपल को प्रिपेयर किया जा सकता है इन ऑर्डर टू डिटरमिन ऑल दीज एलिमेंट्स। लेकिन कुछ जनरली हम ड्राई एशिंग के अंदर HCl इस्तेमाल करते हैं और फिर एक एडिशनल स्टेप करते हैं ड्राइंग का, जो कि कुछ प्रोसीजर के मुताबिक रिकमेंडेड नहीं है कि आप एडिटिव स्टेप जो है वो ना करें। ये हम डिस्कस करेंगे जो हम स्टेप करते हैं आगे प्रोसीजर के अंदर। तो कुछ प्रोसीजर जो हैं वो कुछ जो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि इसको करने की ज़रूरत नहीं है, डिज़ायरेबल नहीं है। अगर आप कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, मैग्नीशियम, पोटाशियम या जिंक को देखना चाहते हैं, अगर इनके अलावा कोई एलिमेंट्स हैं तो आप ये स्टेप ज़रूर करें। लेकिन अगर ये वाले एलिमेंट्स हैं जो मैंने मेंशन किए हैं यहाँ, तो अगर आपने इसके लिए सैंपल को प्रिपेयर करना है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप फर्दर जो ड्राइंग का स्टेप है वो करें। ये स्टेप हम डिस्कस करेंगे आगे इंशाल्लाह। उनका रिकमेंडेड प्रोसीजर बड़ा सिंपल है कि सैंपल को आप फर्नेस में हीट करें फॉर एटलीस्ट 4 आवर, सैंपल को कूल करें और फिर जो ऐश है उसको डिज़ोल्व कर लें इन 2.5 ml ऑफ 6 मोलर HNO3। तो उन्होंने HCl और जो फर्दर डिहाइड्रेशन ऑफ सिलिका है उसे मुकम्मल अवॉइड कर लिया है। ठीक हो गया। चलें जी, अब हम डिटेल से मेथड डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ें आपने इसमें जहन में रखनी है कि टेम्परेचर जो फर्नेस का वो बिल्कुल स्लोली आपने इंक्रीज़ करना है, यानी कि 500 डिग्री सेल्सियस पे डायरेक्ट नहीं सैंपल को प्लेस करना, बल्कि उसको बिल्कुल ग्रेजुअली स्लोली आपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हुए 500 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना है एंड देन आपने जो रिक्वायर्ड पीरियड ऑफ टाइम है उसको कंप्लीट करना है। और एशिंग टाइम जो है वो दैट इज़ 4 to 8 आवर है। अगर आप जो क्रूसिबल्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो अनकवर्ड हैं, यानी कि आपने लिड इस्तेमाल नहीं किया, उनको कवर नहीं किया। लेकिन अगर आप क्रूसिबल विद कवर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप जो है ये टाइम रेंज जो है वो 6 to 10 आवर्स की बन जाती है, यानी कि आपने एडिशनल 2 आवर्स ऐड कर देने हैं अगर आपका क्रूसिबल क्या है, कवर्ड है। अब ड्राई एशिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर इंक्लूड किया है ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब इसके अंदर जो मटेरियल है उसमें हम क्रूसिबल लेते हैं। अब क्रूसिबल 15 ml यहाँ पे उसने यूज़ किया है। आप इसकी मुख्तलिफ जो है वॉल्यूम्स में आपको क्रूसिबल मिल जाता है पोर्सलिन का टाल फार्म के अंदर। तो जो आपके सैंपल के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना इस्तेमाल करना है।
सिमिलरली मफल फर्नेस है जो कि कंबस्शन के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा वाटर बाथ है हीटिंग पर्पज़ के लिए। फ़िल्टर पेपर है जो आपने फ़िल्ट्रेशन करनी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि नॉर्मली हम 6 मोलर प्रिपेयर कर देते हैं बाय यूजिंग वाटर। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड है, लास्ट स्टेप के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर आपने अल्टरनेटिव जो प्रोसीजर है जिसमें हमने सिर्फ नाइट्रिक एसिड लिया है तो वहाँ पे आप 6 मोलर उसके लिए बना सकते हैं जहाँ पे आपने HCl यूज़ नहीं करना। अब ड्राई एशिंग के लिए मफल फर्नेस आप इस्तेमाल करते हैं और क्रूसिबल। ये क्रूसिबल की एक डायग्राम मैंने इंक्लूड की है। अब इसके अंदर ये आप देखें, ये 15 ml वाला क्रूसिबल है, ये टाल फार्म ऑफ क्रूसिबल कहलाती है। अब इसके अंदर मुख्तलिफ जो 50 ml 30 ml 15 ml 30 ml 50 ml 100 ml के क्रूसिबल हैं। ये आपने देखे होंगे और लेबॉर्ट्री के अंदर इस्तेमाल किए होंगे। सिमिलरली मफल फर्नेस भी आपकी लेबॉर्ट्री के अंदर, अगर आपने लेबॉर्ट्री के अंदर ज़रा गौर किया हो तो ये इस तरह का एक अपरेटस इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है जिसको हम मफल फर्नेस का नाम देते हैं। तो जो कंबस्शन के लिए, हाई टेम्परेचर कंबस्शन के लिए मफल फर्नेस मुख्तलिफ टेम्परेचर रेंज के अंदर आपको मिलती है। अब प्रोसीजर ले लें तो आपने जो आपका पोर्सलेन क्रूसिबल है, इट शुड बी एसिड वाश्ड एंड ड्राइड, इसको लेना है आपने और उसके अंदर 0.5 ग्राम ऑफ ड्राइड ग्राउंड एंड सीव्ड जो प्लांट मटेरियल का सैंपल है वो ऐड कर देना है। देन आपने इसको मफल फर्नेस के अंदर रिप्लेस करना है और टेम्परेचर को स्लोली रेज करना है 500 डिग्री सेल्सियस तक। अब इतना स्लोली के जो टेम्परेचर है वो 2 आवर्स के अंदर 500 डिग्री सेल्सियस पे जो रीच करे। ये नहीं कि आपने टोटल फ़ौरन ही 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर डायरेक्ट सैंपल को प्लेस करना है, ऐसा नहीं करना। सैंपल रखना है और आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दे जाना है अंटिल इट रीच 500 डिग्री सेल्सियस। इट विल टेक 2 आवर। देन सैंपल को रखना है आपने एटलीस्ट 4 आवर। ये हमने जनरल रेंज आपको बता दी थी कि 4 to 8 आवर्स होता है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सैंपल। तो यहाँ पे एटलीस्ट 4 आवर है, 0.5 ग्राम ऑफ ड्राई सैंपल की बात कर रहे हैं हम। फिर आपने क्या करना है, क्रूसिबल को मफल फर्नेस से निकाल लेना है और उसको ठंडा करना है। जब ठंडा हो जाए तो उसके अंदर 10 ml 6 मोलर HCl डाल देना है और उसको कवर कर देना है। कवर करने के बाद आपने उसको स्टीम बाथ के ऊपर 15 मिनट्स के लिए दोबारा हीट करना है। अब 1 ml HNO3 जो कंसनट्रेटेड है वो डालें और इसको एवेपोरेट टू ड्राइनेस। ठीक है, इसको ड्राई कर दें, एवेपोरेट कर दें और हीटिंग को फर्दर कंटिन्यू करें फॉर 1 आवर। ये वो एडिशनल स्टेप है जो आप अवॉइड कर सकते हैं इन सम केसेस। जब आपने HNO3 को कम्प्लीटली एवेपोरेट कर दिया और उसको फर्दर हीट कर लिया फॉर 1 आवर, देन यू ऐड 1 ml ऑफ 6 मोलर HCl और उसको थोड़ा सा हिलाएंगे और 10 ml ऑफ वाटर उसके अंदर क्रूसिबल के अंदर डाल देंगे। तो आपका जो है सैंपल जो है उसको दोबारा आप सब्जेक्ट करेंगे टूवर्ड्स हीट ऑन स्टीम बाथ, ताकि जो कंप्लीट डेजोल्यूशन है आपकी ऐश की वो कम्प्लीटली उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। और जब ये डेजोल्यूशन कंप्लीट हो जाए हीटिंग पे तो फिर आपने उसको क्या कर लेना है, कूल कर लेना है और कूल करने के बाद आपने उसको फ़िल्टर करना है इनटू 50 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। और ज़ाहिर बात है ये तो थोड़ी सी अमाउंट होगी, तो फिर उसके अंदर आप जो है ना फर्दर वाटर और डालेंगे ताकि जो टोटल वॉल्यूम है वो 50 ml हो जाए, यानी कि अप टू द मार्क कर लेना आपने बाय एडिंग वाटर। अब ये आपका जो है सैंपल प्रिपेयर हो गया है। इसके साथ आपने ब्लैंक भी प्रिपेयर करना है जो कि सारा प्रोसीजर सेम होगा एक्सेप्ट आप उसमें प्लांट मटेरियल नहीं लेंगे। ठीक हो गया। अब सेकंड जो हमारी टाइप है दैट इज़ वेट ऐशिंग है। इसके अंदर हम जो है डाइजेशन करते हैं बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग एसिड्स। H2SO4 HCl यूज़ कर सकते हैं, HNO3 ये आगे हम देखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द ऑर्गेनिक मैटर, और जो आपका एनालाइट है उसको डिज़ोल्व करने के लिए हम एसिड लेते हैं। रिकमेंडेड एसिड्स एंड एसिड मिक्सचर जो हैं वो ये हैं। ये सिंपल, अगर आपने सेपरेटली एक एक एसिड लेना है तो ये HCl भी है, HNO3 HClO4 इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एसिड्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं लाइक नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HClO4 एंड सल्फ्यूरिक एसिड HClO4। सिमिलरली अगर परक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड तीनों को इकट्ठा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर की बात करें तो मुख्तलिफ़ तरह के डाइजेशन प्रोसीजर अप्लाई किए जाते हैं। जो मोस्ट इफ़ेक्टिव है उसके अंदर तीनों एसिड्स जैसे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और परक्लोरिक एसिड, इनका एक मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू डाइजेस्ट द सैम्पल। और ये जो प्रोसीजर है ये पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, एलुमिनियम, कॉपर, फास्फोरस के लिए बड़ा सूटेबल है। अगर आपने इसको आयरन या मैंगनीज़ के ऊपर अप्लाई करना है तो एक एडिशनल स्टेप हम इंक्लूड कर देते हैं, वो नेक्स्ट हम प्रोसीजर के अंदर दोबारा डिस्कस करेंगे आपके साथ। जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर जेल्डाल डाइजेशन फ्लास्क इस्तेमाल करते हैं, या इस तरह की मिलती जुलती कोई डाइजेशन फ्लास्क ले सकते हैं। ये जो स्पेसिफिक प्रोसीजर हम इस्तेमाल करें इसके अंदर हम 50 ml फ्लास्क लेते हैं। इसके अलावा उसको हीट करने के लिए जेल्डाल हीटिंग यूनिट है, फ़िल्टर पेपर फॉर द पर्पज़ ऑफ फिल्ट्रेशन है, परक्लोरिक एसिड लेना है 60%, नाइट्रिक एसिड कॉन्सनट्रेटेड लेना है, इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सनट्रेटेड लेना है। प्रोसीजर की तरफ आते हैं। लेकिन प्रोसीजर पे जाने से पहले आपको जेल्डाल डाइजेशन यूनिट और जेल्डाल फ्लास्क दिखाते हैं। ये जो फ्लास्क हैं, ये जो लंबी गर्दन वाली खूबसूरत सी फ्लास्क है, ये मुख्तलिफ आपको वॉल्यूम में मिल जाती है, 50 ml, 100 ml, 250 एंड 500 ml, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सैंपल जो है उसकी अमाउंट कितनी है या जो अपने रीजेंट्स कितने इस्तेमाल करने हैं। तो इसी तरह ये उसका डाइजेशन यूनिट या हीटिंग यूनिट भी मिल जाता है। अब यहाँ पे ये देखें, ये 6 फ्लास्क एट अ टाइम आप इसके ऊपर लगा सकते हैं इस डाइजेशन यूनिट के ऊपर। तो ये दोनों ऑपरेटर्स अक्सर लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर अवेलेबल होते हैं और डाइजेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है फ्यूम्स निकलने होते हैं और उनको आपने सेफली जो है वो रिमूव करना होता है। अब वेट एचिंग का अगर हम प्रोसीजर की बात करेंगे, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, तो जेल्डाल फ्लास्क या सिमिलर डाइजेशन फ्लास्क लेंगे 50 ml की, और उसके अंदर 0.5 ग्राम ड्राइड, ग्राउंड एंड सीव्ड सैंपल ऑफ प्लांट मटेरियल ले लेंगे। और फिर उसके अंदर 1 ml परक्लोरिक एसिड, 5 ml नाइट्रिक एसिड और 0.5 ml जो है सल्फ्यूरिक एसिड आप इस रेशो के अंदर ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह जेंटलमैन की तरह स्वर्ल कर लेंगे और फिर डाइजेस्ट करेंगे, पहले थोड़ी हीट के ऊपर और आहिस्ता आहिस्ता हीट को इंक्रीज़ करते जाएंगे। जब जो फ्यूम्स निकल रहे हैं वाइट, ज़ाहिर बात है जब आप इसे हीट करेंगे तो फ्यूम्स निकलेंगे। जब वाइट फ्यूम्स की अपीयरेंस जो है स्टॉप हो जाए तो उसके बाद फर्दर आपने 15 मिनट मज़ीद उसको क्या करना है, डाइजेस्ट करना है। डाइजेस्ट करने के बाद कूल कर लेना है। जो आपका डाइजेस्ट है, डाइजेस्ट वो नहीं जो आप लोग ख़वातीन शुआ, पाकीज़ा या आंचल और कौन से हैं मर्दाना डाइजेस्ट, जैसे जासूसी मिस्ट्री मैगज़ीन आप पढ़ते हैं, वो वाले डाइजेस्ट नहीं है। जो डाइजेस्ट से मुराद है जो मटेरियल आपने डाला उसको हीट किया डाइजेशन यूनिट के ऊपर, तो वो जो रिमेनिंग मटेरियल आपका फ्लास्क में उसको डाइजेस्ट कहते हैं। इट शुड बी कलरलेस और यूजुअली इन सम केसेस ये पिंक कलर का होना चाहिए कूल करने के बाद। अगर आपने आयरन या मैंगनीज़ के लिए सैंपल प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपको फर्दर 10 ml वाटर डाल के बॉयल करना पड़ेगा फॉर फ्यू मिनट्स बिफोर फिल्टरिंग। अगर आप ये मैंगनीज़ या आयरन नहीं कर रहे तो कूल करने के बाद आप डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं। अब फ़िल्टर कर लेना है इंटू 50 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, और उसी तरह जो वॉल्यूम है उसको अप टू द मार्क कर लेना बाय यूजिंग वाटर, ताकि आपका टोटल सैंपल क्या हो 50 ml। सिमिलरली जिस तरह ड्राई एशिंग के अंदर हमने ब्लैक प्रिपेयर किया था, तो इसी तरह इस सारे प्रोसीजर को आपने रिपीट करना है एक्सेप्ट यूजिंग प्लांट मटेरियल, यानी कि बाकी सारी चीज़ें आप उसी तरह करेंगे, सिर्फ प्लांट मटेरियल जो आपका सैंपल है वो उसके अंदर नहीं डालेंगे, ये आपका ब्लैंक होगा। तो जब आपका सैंपल अब आपका प्रिपेयर हो गया, ये अब लिक्विड फॉर्म के अंदर है, इसके अंदर पोटाशियम, एलुमिनियम, जिंक या जो भी मेटल आप डिटरमिन करना चाह रहे हैं वो सब मिलने इसके अंदर सॉल्युबल फॉर्म के अंदर आ गई है। अब आप इसको टाइट्रोमेट्रिक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से डिटरमिन करना चाहें, ग्रेविमेट्री से करना चाहें, आप इसको एटॉमिक एब्जॉर्प्शन से करना चाहें, जो भी टेक्निक आपके पास अवेलेबल है उस टेक्निक के मुताबिक जो स्पेसिफिक फर्दर प्रोसीजर है वो आप देख लेंगे और उसको क्या कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे। तो यहाँ तक प्लांट एनालिसिस के हवाले से मतलब उसके प्लांट मटेरियल को एनालाइज क्यों करने से लेकर
उसको सैम्पलिंग कैसे करनी है, सैम्पल को ट्रीट कैसे करना है, और फिर फाइनली एनालाइट को उसके अंदर से इस फॉर्म के अंदर लेके आना है कि उसको एनालिसिस हो जाए। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल्ड में इन 3 लेक्चर के अंदर डिस्कस कर ली हैं। ठीक हो गया। तो प्लांट एनालिसिस के हवाले से ये मैं जो सीरीज़ ऑफ 3 लेक्चर है इसको एंड करता हूँ, और टुडे इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ प्लांट एनालिसिस। तो आप इसको बड़े केयरफुली इसको स्टडी कर लें। बुक आपके साथ शेयर्ड है जिसके अंदर आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएंगी। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो CR से रब्ता करें, CR के पास नहीं है तो आस्क दी CR के वो मुझसे कांटेक्ट कर ले थ्रू फेसबुक या थ्रू व्हाट्सएप या थ्रू टेलीफोन, जिस भी सोर्स है वो इजीली कांटेक्ट कर सकता है, ताकि आपको जो टेक्स्ट है इस मटेरियल की वो भी आपके साथ शेयर की जा सके। मैंने बुक शेयर कर दी थी बिल्कुल स्टार्ट के अंदर, कंप्लीट बुक, उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा इंशाल्लाह। अगर नहीं है तो फिर वो मैं बता चुका हूँ। चलें जी, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।